फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि सबको पता है कि हम पढ़ रहे हैं अपना तीसरा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अपना इलेक्ट्रॉनों को कहें तो एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिस चैप्टर का नाम हमारा पीरियाडिक टेबल, सीधे सीधे हम कहें तो हम पढ़ रहे हैं अपना पीरियाडिक टेबल। उसमें गुणों की आवर्तता के बारे में, एलिमेंट्स के आवर्तता, जो उनके गुण होते हैं, एलिमेंट्स यानी तत्वों के जो गुण होते हैं उनमें किस तरीके से क्रमिक परिवर्तन होता है, उन सभी के बारे में यानी उसी चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने अपनी बहुत सी चीजें पढ़नी है। तो हम पढ़ रहे हैं अपने ब्लॉक्स के बारे में कि ब्लॉक यानी जो एस, पी, डी और एफ ब्लॉक हमारे पीरियाडिक टेबल में पाए जाते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखते हैं और किन एलिमेंट को हम एस ब्लॉक का बोलेंगे, किसको पी का बोलेंगे, किसको डी का बोलेंगे या किसको एफ ब्लॉक का बोलेंगे। ठीक है, तो उसी के बारे में हम पढ़े। और पिछली वीडियो में हमने एस ब्लॉक को पढ़ा। एस ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके का होता है, पी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व होते हैं उनको याद करने का तरीका, फिर उसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है। ठीक है, इसके बारे में जाना। और कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में भी हमने चर्चा की है, धात्विक गुण के बारे में, किसकी धात्विक गुण, उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनके बारे में चर्चा की। तो बात करते हैं उसी को पढ़ते हुए हमारे तीसरे ब्लॉक पे आ गए हैं जिसका नाम होगा द डी ब्लॉक्स एलिमेंट यानी डी ब्लॉक तत्व। अब बात करें तो ये डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। जिस तरीके से एस ब्लॉक वाले तत्व में, पहले तो देखिए टॉपिक क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट यानी ट्रांजिशन एलिमेंट। इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब संक्रमण तत्व। देखिए डी ब्लॉक तत्व यानी संक्रमण तत्व। तो डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, पहले तो नाम से ही हम समझ सकते हैं। जिस तरीके से हमने यस को पढ़ा कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे यस ब्लॉक के एलिमेंट्स का, तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था, कहे तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन था वो हमारे यस ऑर्बिटल में, कहे तो यस ऑर्बिटल में, यस सबसेल में बोल सकते हैं कि यस सबसेल में पहुंच रहा था। और इसी तरीके से जब हम पी वाला पढ़ रहे थे यानी पी ब्लॉक के तत्वों को पढ़ रहे थे, तब उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन था वो पी वाले सबसेल में पहुंच रहा था। इसी तरीके से हम डी में पढ़ेंगे तो डी में भी हम यही देखेंगे कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो है तो इनर सेल के डी ऑर्बिटल में पहुंचेगा। इनर सेल के डी ऑर्बिटल का मतलब क्या कि वो उस कक्षा जिस आवर्त का एलिमेंट है उस डी ऑर्बिटल में ना पहुंच करके उसके एक कक्षा पहले वाली ऑर्बिटल में पहुंचेगा, है तो n-1 डी ऑर्बिटल में पहुंचेगा। ठीक है, इससे हम कहेंगे हाँ वो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में पहुंचा है यानी डी कक्षक में पहुंचा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इसी प्रकार से हम एफ के बारे में पढ़ेंगे कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जब एफ सबसेल में जाएगा तब हम उसको बोलेंगे कि वो एलिमेंट एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है। तो देखिए अब डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखते हैं। ठीक है, तो बात करें तो पहले बता दूं कि जो डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं जनरली सब कहें तो मेटल्स होते हैं यानी धातुएं होती हैं। हमने एस ब्लॉक में पढ़ा था धातुएं, पी ब्लॉक में हमने पढ़ा कि अधातुएं भी होती हैं, धातुएं भी होती हैं और एक ही दूसरा नाम था उप धातुएं। ठीक है, ये तीनों चीजें होती है पी ब्लॉक में। लेकिन जो डी ब्लॉक, ये हमारा डी ब्लॉक होता है, इसमें ओनली मेटल होती हैं और इसी तरीके से एस ब्लॉक में भी ओनली मेटल भी होती है। तो देखिए अब ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखती हैं। तो बात करें, देखिए द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 यानी ग्रुप कितने होते हैं हमारे 18, जिसमें से दो ग्रुप हमारा पहला और दूसरा ग्रुप हो गया किसका, एस ब्लॉक का, और फिर हमारा जो 13 से लेकर के 18 तक था वो हमारे पी ब्लॉक का हो गया। इसी तरीके से बचा कौन, ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 तक बचे यानी कुल 10 ग्रुप। तो देखिए क्या, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 इन द सेंटर ऑफ पीरियाडिक टेबल आर कॉल्ड डी ब्लॉक्स एलिमेंट। इसके बाद देखिएगा 3 to 12 एंड डी ब्लॉक्स एलिमेंट। ठीक, कहने का मतलब कि वह तत्व जो ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक में पाए जाते हैं, जो कि सेंटर ऑफ पीरियाडिक टेबल यानी जो हमारे आधुनिक कहें तो आवर्त सारणी के बीच में है। क्या आवर्त सारणी के बीच में ही है ना डी ब्लॉक, साइड में एस ब्लॉक, फिर इस साइड में पी ब्लॉक और फिर बीच में हमारा होता है डी ब्लॉक, और नीचे के जो दो क्षैतिज पंक्तियां होती हैं उनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो देखिए तो क्या डी एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक्स एलिमेंट है तो द एलिमेंट्स यानी जो तत्व ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 में उपस्थित होते हैं, जो कि हमारे पीरियाडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में बीच में पाया जाता है, उनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक्स एलिमेंट यानी वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। पहली बात ये होगी कि डी ब्लॉक के तत्व कौन कौन से होते हैं हमारे पीरियाडिक टेबल में, कहाँ पे होते हैं। ठीक है, अगली बात देखिए क्या, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। देखिए इनर डी ऑर्बिटल बाय इलेक्ट्रॉन, वही बताया कि जो डी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो डी ऑर्बिटल में जाएगा, और इनर डी ऑर्बिटल मतलब जिस कक्षा में वो एलिमेंट है उसके पहले की कक्षा वाले डी ऑर्बिटल में ही प्रवेश करेगा। ठीक है, तो क्या, दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स बाय इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए
जब हम चौथे आवर्त, हमारा डी एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व कहां से होता है? चौथे आवर्त से। लेकिन जब चौथे आवर्त का पहला तत्व हम स्कैंडियम लेते हैं, क्या यहाँ देखिए, जब हम चौथे आवर्त का पहला तत्व स्कैंडियम लेते हैं जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21, इसको जब लेते हैं तो हम देखते हैं कि जो डी एलिमेंट यानी D1 इसमें भरा जाएगा, वो हमारे चौथे आवर्त में ना भर करके तीसरे आवर्त में, कहें तो 3D में भरता है, 3D में इसमें भरता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डी एलिमेंट। कहें तो क्या, इनर डी एलिमेंट भी बोल सकते हैं, इनर डी ऑर्बिटल्स में भरता है इसलिए डी ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, यानी इनर भी होगा तभी डी ऑर्बिटल में भरेगा, उस सेम वाले सबसे कहें तो सेम आवर्त के डी ऑर्बिटल में नहीं भरेगा। ठीक है, तो ये बात हुई दूसरी। फिर अगली बात देखिए और क्या चीजें रखते हैं। अभी इनकी प्रॉपर्टी ये तो पता चल गया कि ये डी ब्लॉक के तत्व क्यों कहे जाते हैं। ठीक है, इसी कारण से कि इनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसके डी ऑर्बिटल में, यानी उसके एक पहले इनर डी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसको डी ऑर्बिटल बोलते हैं। और वो कैरेक्टर और क्या कि जो ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 12 कहें तो ग्रुप नंबर 12 इसके बीच में जो भी पाए जाते हैं सब डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। फिर अब इनके बारे में, अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ये रखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, तो जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना होता है। देखिए जो इन डी ब्लॉक्स के तत्वों का जनरल इलेक्ट्रॉनिक आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये n-1 D1 to 10 यानी डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिससे हम उसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो क्या n-1 डी से n-s 0 to 2 मतलब n-1 होने की वजह से इनर डी ऑर्बिटल हुआ ना, अगर आउटर डी ऑर्बिटल होता तो क्या n के साथ ही भरा जाता nd में, लेकिन ये इसलिए इनर डी ऑर्बिटल होता है क्योंकि इसमें n-1 डी में भरा जाता है इलेक्ट्रॉन। कहां तक? 1 से लेकर के 10 तक, और फिर s2 तो पूरा भरेगा, s 0 से लेकर के 2 तक होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कहें तो डी ब्लॉक्स के एलिमेंट का जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। ठीक है, ओके, तो इसमें डी में ही आएगा, इसलिए इसको डी ऑर्बिटल डी ब्लॉक्स एलिमेंट बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अभी हम बताते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। देखिए हम अगली बात कौन कौन सी प्रॉपर्टी देखते हैं। दीज आर ऑल मेटल्स, मैंने बताया ना कि सब मेटल्स पाए जाते हैं इसमें। फिर क्या, फॉर्म कलर्ड आयन, देखिएगा कलर्ड आयन यानी मतलब ये सब कुछ कलर्ड आयन फॉर्म करते हैं, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ये रंग कह सकते हैं कि रंगीन आयन्स बनाते हैं। ठीक है, और क्या, एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर वैलेंसी। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या कि जो इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो परिवर्तनीय होती है। कहे तो परिवर्तनीय बोल के उसको बोलते हैं कई प्रकार के, एक कोई निश्चित नहीं कि सिर्फ एक ही ऑक्सीकरण अवस्था होगी, इनकी वैलेंसी चेंज हो सकती है, यानी इनकी संयोजकता जो होगी वो कभी +1 हो सकती है, कभी +2 हो सकती है, कभी +3 हो सकती है। ठीक है, वही वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट वही होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट भी कभी +1 होगा, कभी +2 होगा, कभी +3 होगा, +4 भी हो सकता है, +5 तक भी हो सकता है। यही कहने का मतलब कि जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी होती है वो वेरिएबल होती है, कोई निश्चित नहीं होती है। ठीक है, ये बात। और देखिए कौन सी प्रॉपर्टी है। और अगली बात पैरामैग्नेटिज्म, यानी कि ये पैरामैग्नेटिज्म भी रखते हैं, मतलब इसको बोलते हैं अनुचुंबकीयता। अनुचुंबकीयता ये कौन सा गुण होता है भाई? नाम तो पता है, चुंबक तो है। चुंबक की प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना। और बात करें तो चुंबक भी कई प्रकार के होते हैं, तो जो ये प्रॉपर्टी होती है पैरामैग्नेटिज्म, इसका मतलब होता है अनुचुंबकीयता, मतलब ये चुंबक के प्रति बहुत तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। भाई मेटल है, मेटल में इस ग्रुप का आप एक एलिमेंट लोहा ले सकते हैं, यानी आयरन। तो आयरन को आप देखेंगे कि चुंबक अगर उसके पास आसानी से चिपक जाता है, बहुत जल्दी से चिपक जाता है, यही होती है अनुचुंबकीयता। तो आप देखेंगे जितने भी एलिमेंट डी ब्लॉक में पाए जाएंगे सभी धातुएं होती हैं, और वो सब धातुएं चुंबक से जल्दी से चिपक जाती हैं, कहें तो अनुचुंबकीय होती हैं। इनके इस गुण को अनुचुंबकीयता बोलते हैं। ठीक है, अनुचुंबकीयता। और ठीक, तो ये अनुचुंबकीय होती है। फिर अगली बात देखिए क्या, दे आर यूज्ड एज कैटालिस्ट मतलब होता है हमारा उत्प्रेरक, मतलब इनमें से जो मोस्ट पाए जाते हैं, बहुत से एलिमेंट यानी बहुत से धातुएं जो होती हैं वो ज्यादातर कैटालिस्ट के रूप में यूज होती हैं रिएक्शंस में। कैटालिस्ट, ये कैटालिस्ट क्या होते हैं? उत्प्रेरक। तो बात करें तो उत्प्रेरक 2 प्रकार के पाए जाते हैं।
जाते हैं अभी तक जितने ज्ञात हैं, ठीक है। फिर तीसरे उत्प्रेरक की खोज हो चुकी है, अभी जनरली तीसरे उत्प्रेरक की खोज भी हो चुकी है, ठीक है। तो बात करें, अभी दो प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। एक होता है हमारा जो ऐसा उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे, ये एक उत्प्रेरक होता है। और दूसरा होता है ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। दर मतलब अभिक्रिया पूर्ण होने की दर, ठीक है। एक बढ़ाता है और दूसरा घटाता है, तो यही उत्प्रेरक होते हैं, इन्हीं को उत्प्रेरक कहते हैं। और इस क्रिया को हम उत्प्रेरण बोलते हैं, ठीक है। तो क्या इनमें से बहुत से मेटल ऐसे पाए जाते हैं जो कैटालिस्ट का काम करते हैं, यानी जो उत्प्रेरक का काम करते हैं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं में, ठीक। ये प्रॉपर्टी रखते हैं। और आपको बताएं तो इनमें जो लास्ट वाला हमारा होता है, कहे तो डी ब्लॉक के अंत में जब हम जाएंगे ग्रुप नंबर 12, ठीक है। तो जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा ग्रुप नंबर 12 का, देखिए ग्रुप नंबर 12 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ऐसा होता है। तो 3D, पहले की बात करें, पहले आप किसी की भी बात कर सकते हैं, वो इसी प्रकार से होगा, ठीक है। तो 3D ना लगा के इसको N-1D लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि जनरल हम लिख रहे हैं N-1D 10 और होता है N-2, ठीक है। ये होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन किसका, ग्रुप नंबर 12 का, ये होता है। तो इसकी वजह से है, तो इस प्रॉपर्टी की वजह से ये डी ब्लॉक यानी संक्रमण तत्वों के गुण नहीं दर्शाते हैं, है ना बात। तो क्या ये कॉन्फ़िगरेशन रखने की वजह से संक्रमण तत्वों के गुण नहीं दर्शाते हैं, ये कह सकते हैं एक प्रकार से एक्सेप्शन है, ठीक है। क्या होते हैं हमारे कौन कौन से, इसमें होते हैं हमारे जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये होता है इनका सिंबल, देखिए इनका सिंबल होता है जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये जो हैं ये हालांकि ये डी ब्लॉक में ही है, कहें तो डी ब्लॉक से एलिमेंट के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन ये इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को नहीं रखते हैं। ये मेटल तो हैं भाई, सीधी बात मेटल हैं, लेकिन ये इनकी प्रॉपर्टी जो डी ब्लॉक के एलिमेंट दिखाते हैं सब कुछ, इनको ये नहीं दिखाते हैं, सारी प्रॉपर्टीज को नहीं दिखाते हैं, उसी प्रॉपर्टीज के बारे में ये बताते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। फिर बात करें तो हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं और मेटल होते हैं, ये बात बताई थी। मोस्ट रिएक्टिव मतलब ज्यादा अपक्रियाशील, ये बताया था कि ज्यादा अपक्रियाशील होते हैं और वो सब धातुएं होती हैं। फिर हमने जब पी पढ़ा था तो हमने बताया था कि जो पी वाले होते हैं वो क्रियाशीलता उनकी भी होती है, लेकिन वो अधातुएं ज्यादातर होती हैं, ये बताया था। अधातुएं होती है और क्रियाशीलता कहें तो कम होती है, फिर बढ़ जाती है। जो एक नेचर होता है, तो एक पीरियोडिसिटी होती है, वो ये होती है धात्विक गुण की। अब क्रियाशीलता की धात्विक गुण तो सेम है कि जब हम बाएं से दाएं जाएंगे, कहें तो पीरियोडिक टेबल ऐसे होता है, जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण हमारा घटेगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा, लेकिन जब नीचे आएंगे तब हमारा धात्विक गुण बढ़ेगा, अधात्विक गुण घटेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी अभिक्रियाशील होती है। जो हमारे पी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं वो भी अभिक्रियाशील होते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि इसकी धातु और अधातु के बारे में ना, कि धातु और अधातु कैसे वो अभिक्रियाशीलता, तो अभिक्रियाशीलता जो होती है धातु धातु हो गया, कौन से धातु कौन से धातु, लेकिन अभिक्रियाशीलता जो होती है बात है, तो अभिक्रियाशीलता पहले तो इधर से जाते हुए है तो घटती है, यानी बाएं से जाए जाने पर पहले अभिक्रियाशीलता घटती है, लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल के मिडिल में पहुंचते हैं, मिडिल से फिर हम दाएं तरफ जाते हैं, तब धीरे धीरे फिर से अभिक्रियाशीलता बढ़ती जाती है, ठीक है। और नीचे आने पर भी अभिक्रियाशीलता, यहाँ पे नीचे आने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, यानी बाएं साइड में जब नीचे आते हैं तब अभिक्रियाशीलता हमारी यानी रिएक्टिविटी हमारी बढ़ती है, लेकिन जब हम दाएं साइड में ऊपर से नीचे आएंगे यानी ग्रुप में मोशन करेंगे, तब हमारी जो अभिक्रियाशीलता होगी यानी रिएक्टिविटी होगी वो हमारी घटेगी। इसी ये ट्रांजिशन मेटल इनका नाम क्यों पड़ता है, हो सकती है बात ये उठ सकती है कि इनका नाम ट्रांजिशन मेटल क्यों पड़ता है, क्यों नहीं कुछ और किया जाएगा, क्यों अभी एस ब्लॉक के तत्वों को कोई नाम नहीं दिया गया, सिर्फ एस ब्लॉक के तत्व कहा गया, पी ब्लॉक के तत्वों को भी सिर्फ पी ब्लॉक के तत्व कहा गया, लेकिन इनका नाम ट्रांजिशन मेटल क्यों पड़ा, ट्रांजिशन यानी कि संक्रमण तत्व। तो बात करें तो ये जो होते हैं हमारे एस ब्लॉक जो होता है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ये ब्रिज का काम करते हैं। ब्रिज मतलब समझ सकते हैं पुल का काम। देखिए ये हमारा होता है एस ब्लॉक, ये होता है हमारा एस ब्लॉक और ये होता है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक होता है और ये जो हमारा डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक जो हमारा होता है वो एक प्रकार से ब्रिज का काम करता है। ब्रिज का काम, ब्रिज मतलब समझ पुल का काम।
ठीक है। तो ये डी ब्लॉक हमारा ब्रिज का काम करता है, इसी कारण से इसको संक्रमण तत्व बोलते हैं। और ये डी ब्लॉक का काम कैसे करता है, कहे तो ये पुल का काम यानी ब्रिज का काम किस तरीके से करता है, यानी पुल का। देखिए बात करें, जो यस वाले होते हैं ये हमारे सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं, सब हमारे मेटल, लेकिन हमें पता है यानी धातुएं होती हैं, सब धातु। लेकिन हमें पता है कि जब हम इस तरफ मूव करते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, नॉन मेटल, मतलब आधातु, ये हमारी आधातु होती है। लेकिन ये जो बीच वाला होगा डी, ये क्या होगा, कहने मतलब ये एक प्रकार से ब्रिज का काम करता है ना। इधर धातु से चलते हुए हम जाते हैं तो हमारे पास जो धात्विक गुण है वो धीरे धीरे कम होता है, ठीक है, लेकिन बाद में हमारा धात्विक गुण बढ़ जाता है। तो कहने मतलब कि धातु का गुण कम होने के कारण ही यहाँ पे जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उनको हम संक्रमण तत्व बोलते हैं, यानी ये ब्रिज का पूरा ब्रिज का काम करते हैं। इसी कारण से इनको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। क्या, ट्रांजिशन मेटल, ट्रांजिशन मेटल बोल सकते हैं, ट्रांजिशन फैमिली, संक्रमण धातुएं या संक्रमण परिवार के तत्व ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से क्योंकि ये ब्रिज बनाते हैं एस ब्लॉक के बीच में और पी ब्लॉक के बीच में, ये ब्रिज का काम करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बात थी हमारे डी ऑर्बिटल यानी डी एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, या फिर कह सकते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। अब इनको अगर दिखाऊं कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें हमें पता है कि आवर्त सारणी के बीच में, यानी ये शुरू होते हैं हमारे पीरियड 4 से, यानी आवर्त नंबर 4 से ये शुरू होते हैं। और कितने आवर्त हैं इसके, ये 4 पीरियड्स में पाए जाते हैं, आवर्त नंबर 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, है ना, 4, 5, 6, 7 में कुल मिला के पाए जाते हैं। तो कितने हो सकते हैं, 10 और 4 40, यानी कि 40 एलिमेंट सब होते हैं इसमें। तो आप देखिए ये हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं सब, देखिए ये डी ब्लॉक के तत्व है, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। आप मैंने बताया जिंक, कैडमियम और मरकरी, Hg ना, वो बताया था कि वही इसमें होते हुए भी ये प्रॉपर्टीज को यानी संक्रमण तत्व की प्रॉपर्टीज को नहीं रखते हैं, ठीक है। ये पूरे होते हैं, स्कैंडियम है, इधर देखिए 3D, 4D, 5D और 6D, ये इसमें भरे जाते हैं। भले ही वो 7वें आवर्त में है जो 6D वाला, लेकिन भरा कौन सा एलिमेंट, कौन सा सबसे जाता है, 6D भरा जाता है ना, इसीलिए तो इसको बोलते हैं कि इनर डी ऑर्बिटल भरते हैं, इसी कारण से इसको डी ऑर्बिटल बोलते हैं, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई। देखिए ये पूरे 40 एलिमेंट पाए गए और कहें तो सब मेटल हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, ये सब मेटल हैं, ओके। तो अब बात करेंगे हम किसके, यफ के बारे में, कि यफ वाला ग्रुप कौन सा होता है, यानी यफ ब्लॉक के तत्व किस प्रकार से होते हैं। तो बात यफ ब्लॉक के लिए करें तो यफ ब्लॉक के तत्व भी जो पाए जाते हैं वो उनका भी नाम एफ ब्लॉक क्यों पड़ा, यानी यफ ब्लॉक के तत्व क्यों पड़ा, क्योंकि जो इनका लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो भी इनर एफ ऑर्बिटल में, इनर एफ ऑर्बिटल में जाएगा, तभी हम इसको एफ ब्लॉक के तत्व बोलेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि यफ ब्लॉक के तत्व और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो देखिए अब बात करें हम अपने यफ ब्लॉक के बारे में कि यफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, यानी किन तत्वों को हम एफ ब्लॉक में रखते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। देखिए द एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी कि इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इन एफ ब्लॉक तत्वों को इनर ट्रांजिशन, अभी सिर्फ ट्रांजिशन था डी ब्लॉक, लेकिन अब एफ ब्लॉक के तत्वों को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। क्या, आंतरिक संक्रमण तत्व, एफ ब्लॉक तत्व या फिर आंतरिक संक्रमण तत्व। तो देखिए ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जो हमारे पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा कि नीचे 2 लाइनें दी गई हैं, जो क्षैतिज रोज दिए गए हैं नीचे, उन्हीं को हम बोलते हैं कि वो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। तो देखिए क्या, द एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एडेड, यानी जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, इज फिल्ड इन एफ ऑर्बिटल, यानी द एलिमेंट्स वह तत्व है ना जिसमें लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो जुड़ रहा है वो एफ ऑर्बिटल में भरा जाए, यानी एफ कक्षक में भरा जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट, यानी उसी को हम बोलते हैं कि वो एफ ब्लॉक का तत्व है, ठीक है। ये बात क्या कहने का मतलब है कि जब लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसी तत्व के एफ ऑर्बिटल में भरा जाएगा तब हम उसको बोलेंगे कि वो एलिमेंट एफ ब्लॉक का तत्व है। और देखिए क्या, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, भाई कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू तो भरा जाएगा, तभी तो पता लगेगा कि हाँ वो किस सेल में या किस सेल के किस सबसेल में भरा जा रहा है, यानी किस ऑर्बिटल में भरा जा रहा है। तो क्या, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इसका होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो देखिए क्या, n-2f, मतलब n-2f, n-0 to 14, माने 0 से लेकर के 14 तक, और क्या
n-1 d2 n-1 d 0 से 1 तक, यानी 0 होगा या 1 होगा, और क्या n-2। तो कहने का मतलब जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल विन्यास होता है एफ ब्लॉक के तत्वों का, वो यही होता है n-2 f 0 से लेकर के 14 तक। क्यों? क्योंकि एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, इसलिए उसमें भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम कितनी होगी? 14। फिर क्या n-1 d में 0 से 1, क्यों? यहाँ पे 10 हम नहीं भर सकते हैं, यह ब्लॉक के तत्व है, ठीक है, 0 से 1 तक ही भरा जाएगा। और क्या n-2 यस में 2 होगा भाई, पहले हम यस भरने के बाद ही डी में गए थे, ठीक है। तो ये होता है, कहें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होता है हमारे किसका? यह ब्लॉक के तत्वों का, ठीक है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का जरूर याद रखिएगा, यस का भी बताया, पी का भी बताया, डी का भी और एफ का भी, ठीक है, बहुत जरूरी है, याद होना चाहिए। अब देखिए क्या इसका एक नाम क्या हमने दिया जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ऐसा क्यों? अभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट था उसमें हम देख रहे थे कि जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा था वो n-1 d में भरा जा रहा था, यानी n-1 d सबसेल में भरा जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो n-2 f, कहने का मतलब संक्रमण तत्व में तो हम लोग डी ले रहे थे, लेकिन ये n-2 f तक भरा जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के भी अंदर, ठीक है, क्या आंतरिक संक्रमण तत्व, यानी संक्रमण तत्व के भी अंदर का भरा जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और बात करें जैसे अगर ये छठे और सातवें में होता है, तो छठे में जब हम भरते हैं, यानी छठे में जब लेंथेनाइट को जब हम देखते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वो चौथे 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ना कि 5f में, ना कि 6f में, वो 4f में भरे जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से जब सातवें आवर्त में जाएंगे तो हम देखेंगे पांचवा यानी 5f में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। और देखिए क्या ये बात हो गई। तो इतनी तो बात हुई कि यहाँ की जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट एफ ब्लॉक के वो कहाँ पे होते हैं, उनकी जनरल कहते उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। और देखिए क्या, द 2 rows ऑफ एलिमेंट्स एट द बॉटम ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब बताया ना कि पीरियोडिक टेबल के नीचे, बॉटम मतलब बोल सकते हैं नीचे, पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 रोज यानी 2 पंक्तियां दिखाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं कॉल्ड, पहला होता है लेंथेनाइड्स, जिसको हम लेंथेनाइड सीरीज बोलते हैं, दूसरा होता है एक्टेनाइड सीरीज। कहने मतलब क्या होता है, एक लेंथेनाइड्स और दूसरा एक्टेनाइड सीरीज, आप हिंदी में भी इसको वही बोलेंगे लेंथेनाइड और एक्टेनाइड ही, ठीक है। तो देखिए ये होता है, और ये कहाँ से होता है, यानी कौन से एलिमेंट से शुरुआत होकर कौन से एलिमेंट तक जाता है। देखिए ये लेंथेनाइड शुरू होता है हमारा सी से, सीरियम से, ठीक है, और जाता है ल्यूटेनियम तक, जेड बराबर सेंटीमीटर। जेड क्या है हमारा एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर 58 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 तक जाता है। कहने का मतलब कितना हो गया, 14 एलिमेंट, ठीक है। और ये 14 एलिमेंट क्यों होता है, क्योंकि हमको पता है कि एफ में सिर्फ 7 ऑर्बिटल होते हैं, और 7 ऑर्बिटल होंगे तो 14 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसके कारण 14 ही एलिमेंट होंगे। देखिए ये हो गया। फिर एक्टिनाइड्स में क्या होता है, एक्टिनाइड्स का जो होता है वो थोरियम, टीएच होता है थोरियम का, जेड बराबर 90, यानी 90 इसका एटॉमिक नंबर होता है थोरियम का। ये जाता है कहां तक, एलआर, जिसका नाम होता है लॉरेंसियम, ठीक है, एलआर का नाम होता है लॉरेंसियम। तो ये होते हैं एक्टिनाइड्स, इसका एटॉमिक नंबर जेड बराबर 103। ये भी कितने एलिमेंट, 90 से 103, यानी कहे तो 14 एलिमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब लेंथेनाइड्स में 14 और एक्टिनाइड्स में 14, तो टोटल यह ब्लॉक में कितने एलिमेंट हो गए, 14 और 14 मिला के 28, ठीक है। यानी यह ब्लॉक में हम कह सकते हैं कि टोटल 28 तत्व अभी हैं मौके पे, लेकिन हो सकता है भविष्य में और भी खोजे जाए तो और भी एलिमेंट्स को यह ब्लॉक में जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई कि ये यह ब्लॉक के तत्व और क्या होते हैं, लेंथेनाइड, जिसमें 2 सीरीज होती है, 2 रोज बोल सकते हैं, रोज या सीरीज, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, जो कि बॉटम पीरियोडिक टेबल के बॉटम में दिए गए हैं। और देखिए क्या, दीज आर ऑल मेटल्स, मतलब जितने भी पाए जाते हैं यह ब्लॉक में वो सब भी धातुएं होती हैं। जैसे हमने डी में भी धातुएं पढ़ा, एफ में भी हमने जान लेगी ये सब धातुएं होती हैं, ठीक है। अब बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज में एक प्रॉपर्टी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी वैलेंसी, ठीक है। हमने देखा कि डी वाले वैलेंसी वेरिएबल दिखा रहे थे, यानी उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो चेंजेबल था। कहें तो चेंजेबल का कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा दिखा रहे थे, ठीक है, कोई एक फिक्स नहीं था कि वो एक फिक्स ही वैलेंसी दिखाएंगे ना, वो एक से अधिक वैलेंसी दिखा रहे थे। ठीक उसी तरीके से हम देखेंगे कि जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स सीरीज के एलिमेंट होते हैं वो भी कई प्रकार के वैलेंसीज दिखाते हैं, यानी कई प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 कई प्रकार के दिखाते हैं, ठीक है। तो इनमें भी जो एक्टिनाइड होता है, यानी एक्टिनाइड्स 7वें आवर्त वाला या ब्लॉक का तत्व, यानी एक्टिनाइड्स के जितने एक्टिनाइड सीरीज के जितने तत्व होते हैं, यानी थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, ये सब
लैंथेनाइड की तुलना में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब कि लैंथेनाइड के जो एलिमेंट्स होंगे वो कम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे, यानी कुछ नियमित मात्रा में, लेकिन ये जो एक्टिनाइड्स वाले होंगे जो थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, यानी Z=90 से लेकर के 103 तक, ये जो 14 तत्व होंगे, इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनकी जो वैलेंसी होगी वो लैंथेनाइड की तुलना में अधिक होती है। और अधिक होने के कारण इनका जो रासायनिक गुण होता है, यानी रासायनिक प्रॉपर्टी जो इनकी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी, उसका अध्ययन करना बहुत जटिल हो जाता है। जटिल का मतलब बोल सकते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। भाई जितनी ज्यादा वैलेंसी रखेंगे उतनी प्रकार की संभावना बनेगी ना कि ये प्रॉपर्टी रख सकते हैं, वो प्रॉपर्टी रख सकते हैं। और जितनी कम वैलेंसी होगी उससे कम प्रॉपर्टी रखने की संभावना बनेगी। जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी यानी जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट या जितना ज्यादा वैलेंसी कहे तो संयोजकता या जितना ज्यादा ऑक्सीकरण संख्या होगी उतनी ही ज्यादा वो प्रॉपर्टी रखेगा और उसको पढ़ने में हमको दिक्कत होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि जो एक्टिनाइड्स के एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं, जिसकी वजह से इनके जो केमिकल प्रॉपर्टी है उनका अध्ययन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत ही जटिल होता है ये। और बात करें तो ये एक्टिनाइड्स होते हैं, इनकी जटिल होने के कारण ये जब प्राप्त भी किए जाते हैं, कहें तो पढ़ाते वक्त हमने बताया था कि ये सब जनरली हैंड यानी मैन मेड होते हैं, कहें तो आर्टिफिशियली ये सब बनाए जाते हैं ना, नेचर में मिलते नहीं लेकिन आर्टिफिशियली ये बनाए जाते हैं। बात करें ये जो एक्टिनाइड होता है इसकी मात्रा बहुत ही कम, कहें तो नैनोग्राम से भी कम मिलती है। कहीं भी इसकी मात्रा जो एक्टिनाइड्स होता है उससे नैनोग्राम से भी कम मिलती है। नैनोग्राम का मतलब क्या, 10⁻⁹ ग्राम, इससे भी कम मात्रा में ये एक्टिनाइड्स मिलते हैं। अब भाई सोचिए इतनी कम मात्रा में मिलेंगे तो उनके गुणों के बारे में अध्ययन करना क्या आसानी से हो पाएगा? संभव है कि उसके गुणों का अध्ययन आसानी से किया जा सके तो बहुत ही कम मात्रा में मिले? नहीं ना। जो ज्यादा मात्रा में मिलेगा उसकी रासायनिक प्रॉपर्टी तो हम आसानी से देख सकते हैं, लेकिन जो बहुत कम मात्रा में मिलेगा उसकी रासायनिक प्रॉपर्टी यानी कहे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम आसानी से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हुई इसके लिए। फिर बात करें तो जो इन दोनों की प्रॉपर्टी होती है यानी लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होती है लगभग समान होती है। लगभग समान का क्या मतलब है, कहे तो लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती है। ठीक है, और बता दे तो जो एक्टिनाइड तत्व पाए जाते हैं, एक्टिनाइड श्रेणी में जो भी एक्टिनाइड सीरीज में जो भी तत्व पाए जाते हैं मैक्सिमम सब रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। क्या रेडियो एक्टिव, देखिए रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव मतलब रेडियोधर्मी। अब ये रेडियोधर्मी क्या होता है, रेडियोधर्मी नाम तो हो सकता है आपने सुना हो, ना सुना हो तो भी बता दूं। रेडियोधर्मी तत्व तो वो कहलाते हैं जो रेडिएशन उत्सर्जित करते हैं। रेडिएशन उत्सर्जित करने का क्या मतलब, रेडिएशन इमिट करते हैं यानी विकिरण उत्पन्न करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, तो इनको हम रेडियोधर्मी पदार्थ बोलते हैं। जिसमें आपने बहुत ही फेमस नाम सुना होगा यूरेनियम का नाम सुना है ना। तो यूरेनियम जो होता है वो हमारा रेडियोधर्मी पदार्थ होता है या रेडियोधर्मी एलिमेंट बोल सकते हैं उसको। उससे हर समय रेडिएशन निकलती रहती है। ठीक है, तो ये यूरेनियम है। क्या यूरेनियम, उसको रेडियोधर्मी बोलते हैं। उससे क्यों, क्योंकि उससे हर समय रेडिएशन अल्फा बीटा गामा के रूप में निकलती रहती है। किरणें होती है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, इसके रूप में निकलती रहती हैं हर समय रेडिएशन उससे, यूरेनियम से। और जितने भी तत्व पाए जाते हैं लगभग एक्टिनाइड्स में सब यही होते हैं, कहें तो सब रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव तत्व ही होते हैं। फिर बात करें तो जो हमारा ये पाया जाता है यूरेनियम की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि यूरेनियम क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो यूरेनियम हमारा पाया जाता है जिसका सिंबल होता है यू, जिसका नाम होता है यूरेनियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 92 यानी कि 92। जनरली ये यूज किया जाता है, कई बार इसके ओर्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो इसका ओर्स बात करते हैं पिच ब्लेंड, हमने एक बार चर्चा भी की पिच ब्लेंड के बारे में। ठीक है, तो यूरेनियम जो होता है इसका सिंबल यू होता है, लेकिन इसके बाद के जो एलिमेंट पाए जाते हैं यानी 92 एटॉमिक नंबर के बाद यानी 93 प्लस करके जो भी पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम तत्व यानी ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, या बोल सकते हैं कि परा यूरेनियम तत्व। क्या परा यूरेनियम तत्व, परा यूरेनियम तत्व, ये इनको बोल सकते हैं किसको, जो
एटॉमिक नंबर 92 के बाद पाए जाते हैं, 93, 94, 95, 96 और आगे जितने भी पाए जाते हैं सबको हम बोलते हैं कि वो para यूरेनियम तत्व है। क्यों? क्योंकि यूरेनियम के बाद के तत्व हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एफ ब्लॉक का तत्व, यानी एफ ब्लॉक में कौन से तत्व पाए जाते हैं ये हुआ। अभी हमें दिखाते हैं आपको एफ ब्लॉक में कौन कौन से तत्व हैं। तो बात करें तो ये एफ ब्लॉक के बारे में पूरा हो गया कि एफ ब्लॉक होता क्या है, क्यों उसको एफ ब्लॉक बोलते हैं, उसमें कौन से सीरीज पाए जाते हैं, उन सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होते हैं, उनमें कौन कौन से तत्व कहाँ से लेकर के कहाँ तक पाए जाते हैं, फिर वो सब मेटल यानी वो सब धातुएं होती है, इसके बारे में भी जाना। ठीक है, और ये भी जाना कि इनकी क्रियाशीलता जो होती है, यानी कहें तो इनकी जो प्रॉपर्टी होती है एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स की वो लगभग सेम होती है, इसके बारे में हमने जाना। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे और ये हमारे कहाँ पाए जाते हैं, पीरियोडिक टेबल में नीचे की स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि पीरियोडिक टेबल के नीचे पाए जाते हैं, जो 2 रोज होती है। ठीक है, और हमने इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं, यानी एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो देखिए आप नीचे आपको दिख रहा है ना कि एफ ब्लॉक में कौन कौन से तत्व हैं। देखिए ये ऊपर वाली जो सीरीज दी गई है यानी लेंथेनाइड्स 4F लिखा हुआ है ना, ऊपर वाली सीरीज जो है लेंथेनाइड्स उसको बोलते हैं लेंथेनाइड सीरीज। और इसमें देखिए 14 एलिमेंट है सी से लेकर के एलयू तक। सी होता है हमारा सीरियम और एलयू होता है हमारा ल्यूटेनियम। ठीक है, ये होता है 14 तक। फिर देखिए आप उसी के नीचे 5F लिखा हुआ है एक्टिनाइड्स 5F। क्यों? भले ही ये 7वें आवर्त में पाए जा रहे हैं लेकिन हमने बताया ना N-2 F में भरे जाते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अंदर भी है ना इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये क्या है, ये 5F में TH से लेकर के LR, TH को बोलते हैं थोरियम और LR को बोलते हैं लॉरेंसियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 103। ठीक है, लॉरेंसियम का, और इसका एटॉमिक नंबर है 90 थोरियम का। तो ये हमारे यह ब्लॉक के तत्व हैं, 14 ऊपर 14 नीचे, और लेंथेनाइड ये एक्टिनाइड। ठीक है, ये हो गए हमारे यह ब्लॉक के तत्व। तो बात करें अब ये S, P, D और F यानी इन चारों ब्लॉक्स के बारे में हमने देख लिया, चारों ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं इसको हमने जान लिया। कह सकते हैं कि अब हमने अपने पूरे पीरियोडिक टेबल पढ़ लिए कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से तत्व, कुल 118 तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक बड़े स्तर पे इनको बांटा गया, यानी इन एलिमेंट्स को एक बड़े स्तर पे बांटा गया। ये तो छोटे छोटे स्तर पे हो गए भाई, छोटे छोटे एक एक तत्व के बारे में S, P, D, F एक एक तत्व हो गया। लेकिन तो बात करें तो हमने जाना कि S ब्लॉक क्या होता है, P ब्लॉक क्या होता है, D ब्लॉक और F ब्लॉक। ठीक है, इसके बारे में हमने जाना कि इसमें कौन कौन से मेटल, कौन नॉन मेटल और कौन कहे तो अधातुएं या उपधातुएं के रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो बात करें बड़े स्तर पे इनको, तो छोटा स्तर हो गया S, P और D, F। लेकिन अब बात करें बड़े स्तर पे इनको जो एलिमेंट्स होते हैं उनको किस रूप में बांटते हैं, तो बड़े स्तर में एलिमेंट को बांटते हैं मेटल, या जिसको बोलते हैं हम धातु। नाम तो सबने सुना होगा धातु। फिर होता है हमारा नॉन मेटल, जिसको हम बोलते हैं क्या, अधातु। और फिर तीसरा हमारा होता है मेटलाइट्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, उपधातु। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये तीनों किस प्रकार से होते हैं, पीरियोडिक टेबल में इनका स्थान कहां पे दिया गया है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनको, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स को। देखिए हमने देखा S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। अब बारी है कि मेटल्स को यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बांटा जाए बड़े स्तर पे, कहते क्या, ब्रॉड लेवल पे, ब्रॉड स्तर पे बांटा जाए। तो ब्रॉड स्तर पे मतलब कहते हैं बड़े स्तर पे बांटा जाए। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से बांटा गया कि ब्रॉड स्तर पे एलिमेंट किस प्रकार के होते हैं, तो इसमें कहें तो ये बांटा गया उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पे। प्रॉपर्टीज मतलब गुणधर्म, वो जो एलिमेंट जितने भी पाए गए वो किस प्रकार के गुण रख रहे थे उसके आधार पे इसको बांटा गया। किसमें, किन ग्रुप में, 3 प्रकार के तत्वों में, यानी कौन कौन से, एक मेटल, दूसरा मेटलाइट्स और तीसरा नॉन मेटल, यानी कि धातु, उपधातु और अधातु। ठीक है, तो ये गुण उनके कौन धात्विक होगा, अधात्विक होगा या उपधात्विक होगा। ठीक है, तो देखिए कौन से होते हैं धातु और कौन से होते हैं अधातु, कौन से होते हैं उनमें उपधातु। बात करें तो धातु जो होते हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज रखते हैं, तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। पहले तो इनका स्थान कहाँ पे होता है पीरियोडिक टेबल में, देखिए क्या, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड मतलब बाएं साइड में, कहे तो लिथियम से लेकर के, लिथियम वाला होता है हमारे पास, ऐसे पीरियोडिक टेबल हो तो इधर वाला हिस्सा है हमारा
पीरियोडिक टेबल का बायां साइड होता है, यानी लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, तो उसको मेटल्स को उस श्रेणी में रखा गया, यानी बाएं साइड में, यानी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, पी ना होकर के एस और डी, इनको हम बोलते हैं कौन सा, लेफ्ट साइड। ठीक है, यही लेफ्ट साइड होंगे, तो ये सभी आते हैं मेटल्स के अंदर। फिर देखिए दूसरी बात, मेटल्स क्या रखते हैं, मेटल्स के अंदर दूसरी बात होती है सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। कहने का मतलब रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है 25 डिग्री, ये होता है ना हमारा रूम टेम्परेचर क्या, 25 डिग्री सेल्सियस, यही हमारा रूम टेम्परेचर होता है। तो इस रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड्स होते हैं, यानी कि ठोस होते हैं। कहने का मतलब ये जो मेटल्स होते हैं, जो धातुएं होती हैं, ये 25 डिग्री टेम्परेचर, यानी जो कि रूम टेम्परेचर होता है, यानी कमरे का ताप, उस पे ये सॉलिड्स होती है, कहे तो ये ठोस होती है। ठीक है, ये इनकी दूसरी प्रॉपर्टी। और देखिए क्या इनमें एक्सेप्शन है कुछ, कहे तो अपवाद। तो अपवाद क्या क्या है, Hg यानी मरकरी, और Ga गैलियम, और Cs सीजियम, ये तीनों इसमें अपवाद हैं, क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे ये जो Hg है यानी मरकरी है, इसको पारा हम बोलते हैं, ये रूम टेम्परेचर पे तो सॉलिड, तो सॉलिड ना होकर लिक्विड होता है, या लिक्विड, जनरली सब सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन ये जो होता है हमारा मरकरी, ये होता है हमारा लिक्विड। और ये जो गैलियम और सीजियम है, इनका भी जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी बहुत कम होता है, इसीलिए इसको भी यहाँ पे एक सेक्शन में रखा जाता है कि इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और ये भी कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड होता है। ठीक है, फिर देखिए अगली बात क्या, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यही बात है कि ये तो लो रख रहा था, लेकिन इनके जो सभी प्रॉपर्टीज रखते हैं, जितने भी एलिमेंट मैक्सिमम पाए जाते हैं, सब हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट को बोलते हैं गलनांक, और बॉइलिंग पॉइंट को बोलते हैं क्वथनांक। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक बाकी ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी, जिसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं वो कहीं तो उबलने लगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्वथनांक, जिसपे वो उबलना है। जैसे वाटर का कितना होता है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री। 100 डिग्री पे जब हम 100 डिग्री ताप देते हैं पानी को, तो वो अपना लिक्विड स्टेट छोड़ करके गैस में परिवर्तित हो जाता है ना। तो वही कहने का मतलब ये हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, मतलब गलनांक ज्यादा रखते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या, ये बॉइलिंग पॉइंट होगा क्वथनांक, लेकिन ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब कोई मान लीजिए ये धातु का टुकड़ा हो, तो वो गलने कब लगता है, गलने मतलब पिघलने कब लगता है, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे बर्फ का पिघलना, तो वही होता है मेल्टिंग, मेल्टिंग ऑफ आइस बोलते हैं ना, तो बर्फ का पिघलना होता है वही। ठीक है, तो यही होता है मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब अगर हमको धातुओं को गलाना हो तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी वो गलेंगी, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा तभी वो उबलेंगी। ठीक है, ये बात हुई धातु के लिए। और देखिए क्या प्रॉपर्टी धातु में होती है, मैलिएबल। ये मैलिएबल क्या होता है, धातु जो होती है यानी मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब आप समझ सकते हैं आघात वर्धनी, इसका हिंदी में मतलब होता है, लेकिन अगर इसको व्यवहारिक रूप में समझें कि आघात वर्धनी क्या होता है, तो आघात वर्धनी मतलब आपने सोनार की दुकान पे देखा होगा कि ये जो पाए जाते हैं हमारे क्या, सोना, सोना भी एक प्रकार का मेटल है यानी धातु है। सोना और कहे तो सिल्वर यानी कि चांदी, इसको आप देखेंगे तो वो पत्तल के रूप में रखता है ना, सोने का पत्तल, वो कहे तो चांदी का पत्तल होता है, सोने का पत्तल भी होता है। तो ये कहे तो जितना भी पीटेंगे आप, ये चादर की तरह फैलता जाएगा, यानी धातुएं जो होती हैं कितना भी आप पीटिए उसको, हथौड़े से वार कीजिए, वो चादर की तरह फैलता जाएगा, टूटेगा नहीं। कहने का मतलब ये कि आघात वर्धनी वही होते हैं, कि कहे तो आघात वर्धनीता गुण किसी भी तत्व का वही होता है कि अगर उसको पीटा जाए तो वो टूटने के बजाय सिर्फ फैले, उसकी लेयर और फैले, बस टूटे ना वो, यही होता है आघात वर्धनी। ठीक है, और अगली बात क्या, डक्टाइल यानी तन्य, इसको बोलते हैं तन्यता। तन्यता क्या होती है, तन्यता मतलब धातु को पकड़ के उसका तार खींचा जा सकता है, तार खींचा जा सकता है, उसी को हम बोलते हैं तन्यता, यानी तन्य है, जिस एलिमेंट का भी तार खींचा जाएगा, तार खींचना मतलब तार के रूप में बनाना, उसको बोलते हैं कि वह एलिमेंट तन्यता का गुण रखता है, यानी तन्य है, यानी डक्टाइल एलिमेंट है, या डक्टाइल मेटल है। ठीक है, तो हर मेटल डक्टाइल होता है और मैलिएबल होता है, यानी आघात वर्धनी होता है, और तन्य भी होता है साथ ही साथ। और देखिए क्या, कंडक्टर, ये तो सबको पता है कि मेटल्स कंडक्टर होते हैं, यानी चालक होते हैं, वो चाहे विद्युत हो और चाहे हमारा हीट हो, यानी टेम्परेचर हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यानी विद्युत और हीट कहें तो ताप, इन दोनों का चालक होता है कौन, मेटल। आप समझ सकते हैं कि जो तार भी आते हैं, तार हमारी इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित करने के लिए, यानी विद्युत को प्रवाहित करने के लिए तार ही आते हैं ना। तो तार में आपने देखा होगा मेटल से लगे होते हैं, कॉपर का आता है, उसमें आप चांदी भी लगा सकते हैं, सोना भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या चांदी और सोना अगर तार में लगाया जाए तो कोई खरीदेगा इतनी महंगी धातु, नहीं ना, इसलिए वो कॉपर का यूज किया जाता है
ठीक है। तो ये चालक होते हैं, ये तो प्रॉपर्टी थी हमारी धातु की, है ना, कि धातु ये प्रॉपर्टीज रखते हैं। और बात करें तो धातुओं की मात्रा हमारे पीरियोडिक टेबल में जो है लगभग वो 78% से भी ज्यादा है, यानी कि 78% से भी ज्यादा हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या पाए जाते हैं, धातुएं पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं। अब देखिए क्या, अब बात करते हैं पहले नॉन मेटल की, उसके बाद हम मेटलाइट्स पाएंगे, ठीक है। देखिए नॉन मेटल क्या, नॉन मेटल का जो पोजीशन होती है यानी पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटल की स्टेट होती है वो कहां पे होती है, राइट हैंड। कहने का मतलब ऑन द टॉप राइट हैंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, मतलब ये होता है मान लीजिए पीरियोडिक टेबल, तो राइट हैंड कौन सा, ये राइट होगा, उसके ऊपर क्या टॉप राइट हैंड, मतलब राइट हैंड में भी ऊपर के तत्वों को हम बोलते हैं वो नॉन मेटल्स हैं, यानी वो अधातुएं हैं। और धातुएं कहाँ पाई जा रही थी, धातुएं बाई साइड पाई जाती है, लेकिन ये कहाँ पाई जा रही है, राइट साइड यानी दाएं साइड में पाए जा रहे हैं नॉन मेटल, ठीक। और देखिए अभी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी रखती हैं, सॉलिड्स आर गैस है तो रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड्स भी होती हैं और गैस भी होती हैं, कौन, अधातुएं। लेकिन धातुएं कैसी थी, धातुएं सिर्फ सॉलिड्स थी और लिक्विड, गैस नहीं थी, ठीक है। और लिक्विड क्या है, सिर्फ सॉलिड बोला जाता है, ये तो एक्सेप्शन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अधातुएं होती हैं वो सॉलिड्स भी होती हैं, यानी ठोस भी होती हैं, और साथ ही साथ गैस भी होती हैं, ठीक है। गैस, तो गैस समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है, ये होती है गैस। सल्फर, ये सॉलिड्स भी होते हैं, ठीक है। तो और देखिए क्या, रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप पे जो कि 25 डिग्री सेल्सियस होता है, उस पे वो जो धातुएं होती हैं वो सॉलिड होती हैं या गैस हो सकती हैं। और देखिए अगली बात क्या, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लो यहाँ पे जो धातु थे ये क्या, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये हाई रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। कहने का मतलब जो अधातुओं का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग मतलब गलनांक और क्वथनांक, वो बहुत ही कम होगा। भाई गैसेज होंगी, उनको आप गर्म कीजिए तुरंत ही भाग जाएंगी, रुकेंगी थोड़ी, गैसेज तुरंत ही भाग जाएंगी, इसलिए क्या, उनका बॉइलिंग पॉइंट कम, भाई तुरंत उड़ गई। मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है, कहीं तो कम टेम्परेचर पे वो गल जाती हैं, ठीक है। कहीं तो अगर टेम्परेचर कम कर दिया जाए तो वो गैसें जो होगी वो लिक्विड के रूप में आ जाती हैं, ठीक है। और क्या, सॉलिड्स के लिए भी देखें, सॉलिड्स जो मेटल, नॉन मेटल में सॉलिड्स पाए जाते हैं, धातु के अंदर जो सॉलिड्स पाए जाते हैं उनका भी जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक बिंदु, वो कहीं तो बहुत ही कम होता है, और जो गलनांक भी होता है वो भी कम होता है, किसका, अधातुओं का। और देखिए क्या एक्सेप्शन इसमें भी है, सी और बी, यानी कि कार्बन और बोरान, कार्बन और बोरान भी एक प्रकार के अधातुएं हैं, लेकिन उनमें एक्सेप्शन है, अपवाद, तो उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है, कम नहीं होता। और देखिए क्या, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, मेटल्स जो थे वो कौन से थे, वो कंडक्टर थे, और ये क्या है, अधातुएं यानी नॉन मेटल्स जो है वो पुअर कंडक्टर यानी कुचालक बोल सकते हैं, या कह सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिसिटी और हीट का प्रवाह होगा लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होगा, इसलिए हम इसको पुअर कंडक्टर बोल रहे हैं। कि कंडक्टर तो है लेकिन पुअर है, गरीब है, ठीक है। कह सकते हैं कि इनका, इनमें जो चालन होगा उष्मा का या उष्मा का या फिर इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का, वो बहुत ही कम मात्रा में होने की संभावना है, ठीक। ये बात थी, ये होते हैं हमारे अधातु। और देखिए धातु में कौन सा बोले, ब्रिटिल, मतलब ये ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल का मतलब क्या, भंगुर, इसको बोलते हैं भंगुर। भंगुर मतलब आप समझ सकते हैं, कोई भी नॉन मेटल ले लिया जाए तो उसके इसे दबाए अगर हल्का सा, तो वो तुरंत पाउडर की तरह टूट जाए, कह सकते हैं। इसको एग्जांपल में आप देखा होगा आपने, ब्रिटिल भंगुर। आप देखिए तो अगर सल्फर आपने लिया हो, भाई हमारा देश कृषि प्रधान देश है तो सल्फर का यूज खेतों में होता है, तो हो सकता है आपने कभी सल्फर लिया हो, अगर सल्फर कहीं तो ढुक्का हो गया हो, कहीं तो जम गया हो सल्फर, तो अगर आप उसको ऐसे हाथ में लेंगे ना तो वो फूट जाएगा तुरंत, ठीक है, फूट जाएगा, यही होता है भंगुर। इसको आप उससे भी समझ सकते हैं कि कहीं तो घी या डालडे से, डालडा आता है, डालडे से भी आप समझ सकते हैं कि भंगुर होता है। डालडे को लीजिए तो वो फूट जाएगा ना धीरे धीरे, घी आप ले सकते हैं, घी ऐसे लीजिए तो वो ढोक्का जो जमा हो एकदम, उसको दबाएंगे तो आप धीरे धीरे फूटता चला जाएगा, तो वही होता है भंगुर, उसी को भंगुर की प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, यानी कि ब्रिटल। और देखिएगा, नाइदर मेलिएबल नार डक्टाइल, कहने का मतलब ना तो आघात वर्धनीय और ना ही तन्य है। कहें तो अधातुएं जो हैं वो ना तो उनको पीटने, हथौड़े से वार करने पर चादर की तरह फैलती हैं, और ना ही उनके तार खींचे जा सकते हैं, कहें तो ना ही उनके तार बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो ये था हमारा क्या, नॉन मेटल। तो एक बार फिर से देख लीजिए एक साथ में, मेटल लेफ्ट साइड में, नॉन मेटल हमारे राइट साइड में। और क्या, मेटल सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जो नॉन मेटल धातुएं होती हैं वो सॉलिड के साथ साथ गैसें भी होती हैं, ठीक। और देखिए क्या,
इनमें एक्सेप्शन थे सॉलिड में मरकरी और गैलियम और सीजियम, ये एक्सेप्शन थे। फिर देखिएगा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो धातुएं होती हैं उनका जो क्वथनांक और गलनांक होता है वो ज्यादा होता है। और इधर क्या, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी जो अधातुएं होती हैं उनका जो बॉइलिंग पॉइंट यानी कहे तो क्वथनांक और गलनांक जो होता है वो कम होता है। इसमें भी एक्सेप्शन है कार्बन और बोरान। ठीक, अगली बात क्या, ये यहाँ देखिए कंडक्टर होते हैं, यानी मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं यानी चालक, जबकि नॉन मेटल यानी जो अधातुएं होती हैं वो पुअर कंडक्टर यानी कहे तो गरीब चालक होती है, कुचालक बोल सकते हैं। और क्या, ये जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, यानी कि आघात वर्धनी और तन्य, यानी कि चादर की तरह फैल भी सकते हैं और इनके तार भी खींचे जा सकते हैं। लेकिन अधातुओं की तुलना में, अधातुओं से जब तुलना करें तो नाइदर मैलिएबल नॉर डक्टाइल, कहें तो ना ही ये आघात वर्धनी है, कहें तो ना ही ये चादर की तरह फैल सकते हैं और ना ही इनका तार खींचा जा सकता है। और क्या, नॉन मेटल ब्रिटिल होते हैं, नॉन मेटल को हम कह सकते हैं भंगुर भी होते हैं। ठीक है, तो बात में तीसरी बात क्या है, मेटलाइट्स उपधातु, ये क्या होते हैं, तो देखिए क्या, द एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टीज इन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आर प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी, आर प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। है तो जो उपधातुएं होती हैं यानी कि मेटलाइट्स होते हैं, इसको सेमी मेटल भी बोलते हैं, ये द एलिमेंट्स हैविंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज रखते हैं किसके, इन बिटवीन मतलब बीच में, मेटल एंड नॉन मेटल आर प्लेस्ड इन दिस कैटेगरी। कहने का मतलब है कि जो उपधातुएं होती है वो प्रॉपर्टीज रखती हैं किसके बीच में, मेटल्स के बीच में और नॉन मेटल्स, यानी ये मेटल्स और ये नॉन मेटल इनके बीच की प्रॉपर्टीज जो रखती है वही होती है हमारी मेटलाइट्स, या फिर इसको बोलते हैं सेमी मेटल, इसीलिए इसको बीच में लिखा है। ठीक है, कि इधर से भी प्रॉपर्टी उठाए, इधर से भी प्रॉपर्टी, इनके बीच की जो प्रॉपर्टी बनेगी वो रखेंगे ये हमारे कहें तो मेटलाइट्स। या फिर हम इसको कैसे कह सकते हैं कि जो मेटलाइट्स होते हैं यानी जो धातुएं होती है उनमें धातु के भी गुण पाए जाते हैं, और धातु का गुण पाए जाने के साथ साथ कभी भी उसमें अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ये इनका कोई स्थान निश्चित नहीं है कि ये क्रम से इनका स्थान निश्चित नहीं है, ये कहें तो एक डायगोनल फॉर्म में पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में पाए जाते हैं लेकिन डायगोनल फॉर्म में। जिसके एग्जाम्पल देखिए क्या है, एस आई यानी सिलिकॉन का सिंबल है, जी जर्मेनियम का, एस है आर्सेनिक का सिंबल, एस बी है एंटीमनी का और टी है टेलुरियम का। तो यानी ये और भी पाए जाते हैं, दो तीन और नॉन मेटल यानी दो तीन और मेटलाइट्स पाए जाते हैं। ठीक, तो क्या क्या, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ये होते हैं हमारे मेटलाइट्स। ठीक, तो ये एक कहें तो इनका एक क्रम ना होता, जैसे जो होता है हमारा मेटल और नॉन मेटल, ये एक कह सकते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी इस तरीके से बढ़ती है, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी इस तरीके से घटती है, लेकिन जो ये मेटलाइट्स होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, एक रेखा ऐसे बनी होती है, आपको दिखाऊंगा तो आप देखेंगे कि उसमें नॉन मेटल एकदम अलग दिखाया गया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये इनका कोई स्थान निश्चित नहीं है कि ये इस तरीके से कहे तो जैसे हमने कह दिया वो लेफ्ट साइड या राइट साइड, ना, ये लेफ्ट साइड राइट साइड में ना होकर के ये एक डायगोनल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो बात करें इन सभी को जानने के बाद हमको जानना होगा कि पहले बताया कि ये जो बताया बांटा गया है यानी इस कैटेगरी, तीनों कैटेगरी को किस प्रकार से इनके प्रॉपर्टी यानी इनके गुणों के आधार पे, तो गुण किस प्रकार से हम भाई पीरियोडिसिटी पढ़ रहे हैं, हमारे चैप्टर का नाम है पीरियोडिसिटी यानी आवर्तिता गुणों का। क्या नाम हमारे चैप्टर का, कि पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी यानी गुणों में आवर्तिता। तो हम देखेंगे कि जो आवर्तिता होती है, आवर्तिता मतलब जो दोहराव होता है, पुनरावृत्ति होती है, वो किस प्रकार से होती है, धातु, अधातु और उपधातु। तो बात करें तो जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तब जो धात्विक लक्षण है वो क्रमशः घटता है। ठीक है, इसको ध्यान दें, यानी डिक्रीज करता है। जो मेटलिक प्रॉपर्टी है यानी धात्विक गुण है वो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं यानी लेफ्ट से राइट जाते हैं तब वो प्रॉपर्टी घटती है। ठीक है, और देखिए क्या, ध्यान रखिएगा इस बात को। और जब हम किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं यानी अप टू डाउन आते हैं तब जो मेटलिक प्रॉपर्टी है वो बढ़ती है, यानी मतलब तब धात्विक गुण बढ़ता है। कहें तो अगर हम कोई भी ग्रुप मान लीजिए पीरियोडिक टेबल से पहला ग्रुप हम ले लेते हैं तो उसमें लिथियम ऊपर हमारा होता है, तो लिथियम की जो मेटलिक प्रॉपर्टी है वो कम है किसकी तुलना में, नीचे वाला जो हमारा फ्रेंसियम होगा, ग्रुप 1 का नीचे वाला फ्रेंसियम होगा, उसकी तुलना में लिथियम की मेटलिक यानी धात्विक प्रॉपर्टी कम है। ठीक है, तो ये दो बात हुई। तो कहने का मतलब ये जो मेटलिक प्रॉपर्टी और नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी है इसमें हम कह सकते हैं कि ये कोई एक नियमित क्रम नहीं है, ये कैसे तिरछे के रूप में भी हो सकते हैं कि इनका क्रम मेटलिक प्रॉपर्टी ऐसे बढ़ेगी, नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी ऐसे घटेगी बढ़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यही कि ये विकर्ण के रूप में बढ़ते घटते हैं, इनका कोई ये नहीं हम कह सकते हैं कि सीधी रेखा में ऐसे जाएंगे तो बढ़ेगी घटेगी या ऐसे आएंगे बढ़ेगी घटेगी ना। इसीलिए जो हमें नॉन मेटल मिलते हैं वो इस डायगोनल फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो यही बात थी इसमें, यानी जब प्रॉपर्टीज के आधार पर इनको बांटते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स में, तो यही बात निकल के आती है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए।
अभी आपको इसका फिगर दिखाऊंगी किस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये कौन कौन से एलिमेंट ये पाए जाते हैं। ठीक है, आपको दिखाऊं तो अभी आप देखेंगे एकदम अलग अलग फिगर में बना हुआ होगा। कौन सा? एस, पी, डी और एफ, और इसी में आपको मेटल, नॉन मेटल और कौन सा सेमी मेटल या फिर कहें तो उपधातु या फिर मेटलाइट्स बोल सकते हैं, ये सब आपको इसमें दिखाई देंगे। ठीक है, यानी पीरियोडिक टेबल में। तो देखिए आप, ये पीरियोडिक टेबल, इसमें आपको इस साइड एस ब्लॉक तक तो नीले कलर में, इस बीच में डी ब्लॉक, उस साइड में आपको पी ब्लॉक और नीचे आप देखेंगे कि आपको एफ ब्लॉक दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारे एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। हमने एस, पी, डी, एफ चारों के बारे में पढ़ा। फिर हमने मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल या कहें तो मेटलाइट्स के बारे में पढ़ा। तो ये तो चारों ब्लॉक्स अलग अलग होंगे सभी एलिमेंट। और फिर देखिए सेमी मेटल की बात करें तो ये मेटल, आप नीचे सिंबल दिया गया है, देखिए तीनों सिंबल में ये सब मेटल है जो ब्लू कलर में एस ब्लॉक में दिखाए गए हैं, और पी ब्लॉक में भी जो एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और ये थैलियम वैलियम सब दिखाए गए हैं ब्लू कलर में, यानी हल्के से आसमानी बोल सकते हैं। आसमानी कलर में जो दिखाए गए हैं वो सब हमारे मेटल्स हैं। और ये पीले कलर में भी जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ये भी पूरा मेटल है, पता है सबको। और हमारे जो एफ ब्लॉक के हैं ये भी पूरे मेटल हैं। तो बचेगा नॉन मेटल और सेमी मेटल या फिर मेटलाइट्स। तो देखिए नॉन मेटल हमारे जो हरे कलर से दिखाए गए हैं, या हाइड्रोजन के कलर, हाइड्रोजन ऊपर देख रहे हैं, हाइड्रोजन के कलर से जो नॉन मेटल दिखाए गए हैं वो सब हमारे नॉन मेटल है, यानी बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पूरे 11 ये हमारे कौन से हैं? ये हमारे हैं नॉन मेटल। ठीक है, कहने का मतलब ये पूरे नॉन मेटल हुए। अब देखिए बचा क्या? सेमी मेटल। सेमी मेटल में आप देख सकते हैं यसाई, सिलिकॉन, जो रेड कलर बोल सकते हैं कि लाल कलर में दिखाया गया है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम इसको बोलते हैं, पोलोनियम और एस्टेस्टीन। ठीक, ये हमारे हैं पूरे नॉन कहें तो सेमी मेटल या फिर मेटलाइट्स। ठीक, तो आप नीचे सिंबल देख सकते हैं सभी का, नॉन मेटल का सिंबल कौन सा है, मेटल का सिंबल कौन सा और मेटलाइट्स का सिंबल कौन सा है। ये हमारे जो साइड में पाए जाने कौन से जीरो ग्रुप, यानी जिसको हम बोलते हैं 18वें ग्रुप का तत्व, वो भी होता है हमारा नॉन मेटल, यानी वो भी हमारा अधातु की श्रेणी में ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये पूरे थे मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल, मेटलाइट्स, और साथ ही साथ एस, पी और डी और साथ ही एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो इतनी चीजें हमारी क्लियर हुई कि अब ये आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो बात करें तो एक क्वेश्चन दिया गया है कि देखिए ये पूरा हो गया। एक क्वेश्चन दिया गया है कि इसको मेटलिक प्रॉपर्टी के आधार पे लगाई, किसका मेटलिक प्रॉपर्टी यानी किसकी धात्विक गुण ज्यादा होगा, किसका, हाँ वही कि धात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम या धात्विक गुण के घटते हुए क्रम में लगाई। तो क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या, एसआई और क्या दिया गया, एसआई के बाद हमारा दिया गया है बीई, एमजी, एनए, पी, बीई, एमजी, एनए और पी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है, कहा कि इसको धात्विक प्रॉपर्टीज के बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। ठीक है, धात्विक प्रॉपर्टी मतलब मेटलिक प्रॉपर्टी के बढ़ते हुए क्रम में हमको लगाना है। तो बताइए किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, किसकी प्रॉपर्टी मेटलिक प्रॉपर्टी कम होगी। तो सबसे पहले दो बातें मैंने इसलिए बताई कि जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाते हैं, यानी लेफ्ट से राइट जाते हैं, तब हमारी मेटलिक प्रॉपर्टी घटती है, लेकिन जब ऊपर से नीचे आते हैं तब हमारी मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होती है, यानी अप टू डाउन आते हैं तब मेटलिक प्रॉपर्टी यानी धात्विक गुण ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे सिलिकॉन, इसको बोलते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और पोटेशियम। तो पहले ध्यान दीजिए इसमें सबसे लेफ्ट साइड वाला कौन सा एलिमेंट है, लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। हमको दिख रहा है कि सोडियम हमारा लेफ्ट साइड वाला एलिमेंट है, यानी ग्रुप 1 का तत्व है। तो कहने का मतलब पीरियोडिक कहें तो मेटलिक प्रॉपर्टी कैसी थी कि लेफ्ट साइड में मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मेटलिक प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाने पर घटती है। तो घटने का मतलब क्या कि जब हम राइट टू लेफ्ट आते हैं, यानी उधर से इधर आते हैं, तब मेटलिक प्रॉपर्टी हमारी बढ़ती है। ठीक, तो हमारा जो पहला प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा होगी मेटलिक प्रॉपर्टी, एनए की, यानी कि सोडियम की मेटलिक प्रॉपर्टी हमारी ज्यादा, यानी सोडियम का धात्विक गुण अधिक होगा। और फिर ये भी देखा था कि ऊपर से नीचे आने पे मेटलिक प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, बढ़ती है ना, ये देखा। और सोडियम में और कोई तो है नहीं जो पहले ग्रुप का तत्व हो, कोई नहीं है, इसलिए उसको नहीं लिखा गया। अगर कोई पहले ग्रुप का तत्व होता तो उसको सबसे पहले लिखा जाता। ठीक है, फिर बात करें तो इसकी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा है, तो इससे कम के लिए इसको सिंबल हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ये सबसे ज्यादा होगा। फिर देखिए क्या दूसरे ग्रुप का भी कोई तत्व है इसमें, तो देखिए दूसरे ग्रुप का कोई तत्व है, हाँ ये बेरिलियम भी है, यानी कि क्या
बेरिलियम भी है दूसरे ग्रुप का और मैग्नीशियम भी दूसरे ग्रुप का। लेकिन इनकी पोजीशन क्या है बेरिलियम और मैग्नीशियम की, जब हम पढ़ रहे थे क्या था पोजीशन की, BeMg कैल्शियम स्ट्रांशियम, इस तरीके से था ना। ये थी ग्रुप 2, यानी कौन सा, ये ग्रुप नंबर 2 है। तो इसमें देखिए मेटलिक प्रॉपर्टी किसकी जाना होगी, ऊपर से नीचे जाते हैं तब मेटलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, यानी कि तब हमारा धात्विक गुण बढ़ता है। तो नीचे वाले जो होगा, यानी सबसे नीचे वाला जो होगा उसकी मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। तो 2 ही है, Be और Mg, तो इसमें से मेटलिक प्रॉपर्टी किसकी जाना, सीधी सी बात भाई Mg, इसके बाद किसकी Be, ठीक है, इसको सिंबल लगाइए, देखिए कौन सा, मैग्नीशियम की जाना, Be की कम। अब इसके बाद ये चीजें हो गई, अब बचा कौन सा, इसको हटाइए, बचा कौन सा, देखिए सिलिकॉन और हमारा क्या बचा, फास्फोरस, सिलिकॉन बचा और फास्फोरस। तो इसका स्थान पता कीजिए कि ये कौन से स्थान पे है, तो आपको दिखाओ ये इनका कौन सा स्थान बनता है हमारा। सिलिकॉन हमारा कहाँ पाया जाता है, देखिए यहां पाया जाता है Ca, सुन ले, ये पाया जाता है हमारा सिलिकॉन, यानी कौन सा ग्रुप है, 5, यानी 13, 14 नंबर ग्रुप है ये, 14 नंबर ग्रुप, क्योंकि इसके बाद 15 आता है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन वाले में O से टीपो क्या था, पहले तो नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, यही था ना, ठीक है, ये था हमारा। तो ये कौन सा होता है, ये होता है हमारा 15, यानी 15वां ग्रुप होता है। फिर 16वां, 17वां, 18वां, 16वें में ऑक्सीजन, 17वें में फ्लोरीन और 18वें में हमारा हीलियम, ये होता है। तो आप बताइए इसमें कौन सा है, सिलिकॉन और ये, तो ये क्या, सिलिकॉन और पोटेशियम, यानी कि फास्फोरस बोलते हैं, पोटेशियम नहीं, पोटेशियम तो पोटेशियम का सिंबल K होता है, P होता है फास्फोरस का सिंबल। तो आप बताइए इसमें मेटलिक प्रॉपर्टी किस प्रकार से होगी। तो सभी को पता है कि मेटलिक प्रॉपर्टी जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, यानी कि बाएं से दाएं जाते हैं, तो मेटलिक प्रॉपर्टी घटती है ना। तो इसका कहने का मतलब कि मेटलिक प्रॉपर्टी घटने की वजह से हम क्या करेंगे कि इसमें किसकी मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, इन दोनों में किसकी ज्यादा होगी, इधर जाएंगे तो घटेगी, यानी इधर गए तो घटेगी। तो कहने का मतलब सिलिकॉन की मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी फास्फोरस की तुलना में। तो सिलिकॉन और फास्फोरस, तो किसकी मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा, सिलिकॉन की मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई ना। तो देखेंगे आप क्या, ये हमें पूरा ये मिला ना, यानी ये, ठीक है, कहने मतलब ये तरीका है मेटल क्या, मेटलिक प्रॉपर्टी इसकी जाना, इसकी मेटलिक प्रॉपर्टी सबसे कम। तो ठीक है, यही बात है कि जो मेटल होते हैं वो कोई निश्चित नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप बेरिलियम और मैग्नीशियम हमने ऊपर नीचे लिखा था, जो पाए जाते हैं इस ग्रुप में, लेकिन जो प्रॉपर्टी होती है वो इस प्रकार से सभी की होती है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, बेरिलियम, सिलिकॉन और फास्फोरस। देखेंगे आप ये क्रम होता है इनकी मेटलिक प्रॉपर्टी का। क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हम, मेटलिक प्रॉपर्टी, मेटलिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये थी मेटलिक प्रॉपर्टी। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। हमने इसमें पढ़ा अपने S, P, D और F ब्लॉक के बारे में, कौन से तत्व होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर यानी S, P हमने कल वाले में पढ़ लिया था, आज हमने पढ़ा D और F के बारे में। फिर हमने पढ़ा मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं और सेमी मेटल या फिर मेटलॉइड्स क्या होते हैं। इनके आधार पे वर्गीकरण पीरियोडिक टेबल का हमने देखा भी कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने एक क्वेश्चन में बताया कि किस तरीके से हम बताते हैं, यानी जानेंगे कि यहाँ किसकी प्रॉपर्टी यानी किसकी मेटलिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, किसकी मेटलिक प्रॉपर्टी कम होगी, तुलना कैसे करेंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक। और फिर अगले वीडियो में हम अपना पढ़ेंगे कि और भी प्रॉपर्टीज के बारे में, जो अब हमको जो पढ़नी है प्रॉपर्टी, क्यों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में किस प्रकार से आवर्तिता होती है, यानी पीरियोडिसिटी किस प्रकार से होती है, उसको हम अपने अगले वीडियो से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।